हमारे चैनल टी न्यूज उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। हमारे बीच आज मुख्य अतिथि के रूप में पधारे माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री जी श्री दिनेश शर्मा जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे श्री विजय अग्रवाल जी का इस सभी पूरे कार्यक्रम के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे प्रांतीय अध्यक्ष श्री अनुराग अग्रवाल जी का हमने प्रयास किया है। हमारे सहयोगी के रूप में यहाँ उपस्थित एस्परा से, साइकिल, अगरबत्ती से एवं ज्ञान दूत से मैं सभी का यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेडिकल टीम के रूप में फोर्टिस गुड़गांव से आई डॉक्टरों की टीम का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ सभी प्रतिभागियों का एवं सभी मीडिया कर्मियों का। आप सभी का अनुकूल 2.0 में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। सामने हमारे प्रांतीय अध्यक्ष अनुराग अग्रवाल जी का हमारे बगल में बैठे हमारे प्रांतीय अध्यक्ष के पिताजी अशोक जी का स्वागत। इसी भावना से हमारी समस्त प्रांतीय कार्यकारिणी की सभी शाखाओं ने के प्रयास से उत्तर प्रदेश ने विगत 2 वर्षों में गत वर्षों की तुलना में प्रांतीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। गैलेंट इस्पात के मालिक श्रीमती मधु अग्रवाल जी, चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी के बिहार पे कनेक्ट कर रही भाई, एक मिनट आगे आइए प्लीज, यहाँ आइए। और मैं आपको बता दूं क्योंकि एबीपी न्यूज के साथ उनका कोई एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है मुंबई। मंच पर आसीन सम्मानित अतिथिगण, मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित भाई बहनों, मैं मारवाड़ी युवा मंच का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मेरे पति को सम्मानित करने का निर्णय लिया। वर्ष 1984 में 1 लाख रुपए की लागत से गोरखपुर में एक छोटी सी औद्योगिक इकाई की शुरुआत करके उन्होंने गैलेंट ग्रुप को इस मुकाम पर पहुंचाया। सफलता का यह मुकाम उनके कड़े संघर्षों का परिणाम है। इसमें पूरे परिवार का योगदान भी सम्मिलित है। मुझे याद है 80-90 के दशक में एक कमरे के घर में हम लोग 3 बच्चों के साथ रहते थे। एक दिन में 16 से 18 घंटे तक काम करते थे और इन्हें अपने खाने पीने की कोई सुविधा रहती थी। उस समय मुझे भी इनकी प्रतीक्षा करने और उनके खान पान की अनियमितता के कारण मुझे बहुत परेशानी होती थी और पूरा पारिवारिक वातावरण प्रभावित रहता था। हमारे प्रांतीय मुख्यालय उपाध्यक्ष विक्रम अग्रवाल जी हमारे लेखनी को मजबूत दिया, साहित्य को सम्मान दिया। अमित तोदी जी, आप लोग कोई जाएंगे नहीं, ग्रुप फोटो होगा, इसके बदलाव होगा। एक बार जोरदार तालियां इन सभी के लिए। इन्होंने 2 साल बहुत दिया है संस्था को। मारवाड़ी युवा संघ के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अनुराग अग्रवाल जी, आज के विशिष्ट अतिथि आदरणीय विजय कुमार अग्रवाल जी,
जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में मारवाड़ी समाज को एक यथा स्थान दिलाने का प्रयत्न किया है, ऐसे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अनिल जाजौदिया जी, शाखा अध्यक्ष श्री नवीन पाल रिवल जी, प्रांतीय महामंत्री श्री अखिलेश अग्रवाल जी, श्री अतुल अग्रवाल जी, नेपाल से पधारे हमारे नेपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महेश अग्रवाल जी, श्री पंकज अग्रवाल जी, निकुंज केडिया जी, प्रशांत खंडेलिया जी, और जिनको अभी सम्मानित किया गया ऐसी श्रीमती चंद्रप्रकाश तुलसियान जी, उपस्थित सभी महानुभाव। मैं कई मारवाड़ी समाज के कार्यक्रमों में गया हूँ और हर कार्यक्रम में जाने के बाद तमाम बातें ऐसी रह जाती हैं जिनका विश्लेषण करने का अवसर मुझे मिलता है। मैं भी जानता हूं कि आप लोग सुबह से आए हैं और आने के बाद पूरे प्रदेश का आज चुनाव के लिए वोटिंग होना है और वोटिंग होने के लिए अंतर्मन में अपने अपने प्रत्याशियों के प्रति आपका जोड़ घटाना होगा और जाहिर सी बात है कि मारवाड़ी हैं, इसलिए ये जानना भी मुश्किल है कौन किसका समर्थक है। समर्थक भी होगा तो अंदर से होगा, बाहर से दोनों प्रत्याशियों को लग रहा होगा कि वो उनका समर्थक है। लेकिन अच्छी चीज़ है, लोकतंत्र की यही विशेषता है कि लोकतंत्र में चुनकर जो आता है बाकी सब उसको सहयोग करते हैं। जो यहाँ पर अनूप जी की जगह जो भी अनुराग जी की जगह जो भी चुनकर आएंगे, जाहिर सी बात है कि एक चीज़ तो तय है, एक तय है कि चुनाव होगा और दूसरी चीज़ तय है कि अब पुरुष नहीं महिला होगी। तो जो भी अध्यक्ष बनेगी मेरी शुभकामनाएं हैं। और मुझे वाराणसी के कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला था, पूरे देश से लोग आए थे और देश से जो लोग आए थे उनमें उनके आचार व्यवहार संस्कार, उनकी व्यस्तताएं, इनको देखकर एक सुखद आश्चर्य हो रहा था कि तमाम व्यस्तताओं के बावजूद वो अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए प्रयत्नशील हैं। मैं अभी आदरणीय जो यहाँ के विजय अग्रवाल जी हैं, उनके सुपुत्र हैं, उन लोगों से मेरी भेंट हुई और उन्होंने कार्यक्रम के नियोजन की बातें बताई। मारवाड़ी कौन है, ये चर्चा हर अधिवेशन में होती है। कभी कभी बाहर के व्यक्ति से किसी से पूछो कि मारवाड़ी कौन है तो कहेगा अग्रवाल साहब हैं, गुप्ता जी हैं और या गर्ग साहब हैं, इनको बताएगा। ये बात सही भी है। आप में से 90% लोग नहीं इतिहास जानते होंगे। मारवाड़ी कौन है? मारवाड़ी का इतिहास बहुत पुराना है और कहते हैं कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद, और उसकी भी बात कहना चाहिए कि उसके बाद भी सिंधु घाटी की सभ्यता रही, तब से इसके तमाम प्रकार के जो प्रयोग हैं वो इसमें मिलते हैं। और गणेश्वरी सभ्यता एक आती है, उसका जिक्र आता है गणेश्वरी सभ्यता। ये गणेश्वरी सभ्यता ऐसी थी जिसमें व्यवसाय को बढ़ाने के उपाय करने वाला एक समूह था और उसको लोग मारवाड़ी के नाम से जानते थे, लेकिन वो प्रचलित नहीं हुआ ज़्यादा। उनका था कि मकान बनाओ, व्यवसाय करो, धन का अर्जन करो। इस प्रकार की प्रक्रिया शुरू हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता के पास से और गणेश्वरी सभ्यता कहलाती थी। लेकिन एक समय वो भी आया जब अग्रोहा में 18 ऋषियों के को मानक मान के अपने 18 पुत्रों को महाराजा अग्रसेन ने उनको बैठाल कर यज्ञ कराया और अलग अलग गोत्र हुए और उन्होंने कहा कि एक सोने की ईंट दिया और एक मुद्रा दी, एक ईंट दिया और एक समृद्ध अग्रवाल समाज बनाया। तो उसको लोगों ने अग्रवाल समाज या उसका वैश्य समाज का प्रादुर्भाव माना
और ज़्यादातर लोग उसको मारवाड़ी के नाम से इसलिए पुकारते थे कि जब अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद गोरी आए तो उन्होंने जोधपुर की जो रियासत थी, मारवाड़ की रियासत थी, वहाँ पर आक्रमण किया और अग्रहा से भी लोग गए, क्योंकि महाराजा अग्रसेन ने ईंट भी दी थी और मुद्रा भी दी थी, लेकिन साथ में तलवार भी दी थी। वो व्यवसायी जोधपुर में जाकर रक्षा करने के लिए हाथ में तलवार लेकर छतरी बन गए और व्यवसायी रक्षण का काम करने लगा। और वहीं से प्रारंभ होता है जो शेखावटी का क्षेत्र है, चाहे चुरू है, सीकर है, आगे चौमू है, अब तमाम जगह हैं, उनसे अगर आप मिलाओ पाली का क्षेत्र है, वहाँ से मारवाड़ का प्रारंभ माना जाता है। और कहते थे कि पहले ये जो भाषा थी मारू भाषा थी और मारू भाषा से जो बोलने वाले लोग थे वो मारवाड़ी कहलाए, लेकिन बाद में आप लोग अभी भी तमाम जगह है मुड़िया भाषा, कि उस समय का कंप्यूटर था, ये कंप्यूटर की याद तो आज हुआ है। मुड़िया भाषा के में ऐसी विधि को प्रयोग किया था मारवाड़ी समाज ने कि उंगलियों पे गिन के करोड़ों अरबों के वो हिसाब कर लिया करते थे मिनटों में, और तमाम बड़ी चीज़ों को मुड़िया भाषा में जल्दी से लिख लिया करते थे। ऐसे समूह को भी मारवाड़ी कहा गया, यानी मारवाड़ी जिसको वैश्य कहते कहते उसमें तमाम जातियां मिल गई। और एक समय ऐसा आया कि राजस्थान में रहने वाले लोगों को ही मारवाड़ी कहा जाने लगा। पहले था कि जो मारवाड़ में रहे वो मारवाड़ी, बाद में जो राजस्थान के क्षेत्र में रहने वाले लोग थे, बहुत से हरियाणा से पलायन करके भी वहाँ पर गए थे, वो मारवाड़ी कहलाए। और यही मारवाड़ी समय के साथ तरह तरह के आक्रमण हुए, अंग्रेज आए, मुगल आए, अकबर के समय भी टोडरमल या तमाम ऐसे लोग हुए, उन्होंने कलकत्ता की तरफ, बंगाल की तरफ पलायन किया। बहुत से लोग नेपाल चले गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने अपना व्यवसाय स्थापित किया। जो भी महेश अग्रवाल जी कह रहे थे, इनका प्रादुर्भाव मारवाड़ से हुए थे और उस समय जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था तब वो नेपाल गए थे, और जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और अकबर ने टोडरमल से कहा था कि वहाँ की स्थिति को बंगाल की ठीक करना है, तो मारवाड़ियों को ले जाकर वहाँ पर स्थापित किया गया था। लेकिन मारवाड़ी केवल धन कमाओ, पैसा पैदा करो, यह शब्द मारवाड़ी के साथ उचित नहीं है। आज लोग इसी को मानते हैं कि जो पैसा कमा रहा हो, जो धन कमा रहा हो, जो 24 घंटे व्यवसाय के बारे में सोच रहा हो, वो मारवाड़ी नहीं। मारवाड़ी एक ऐसा जातीय समूह है, समूह का नाम है, जो जिसने अपनी भाषा को ईजाद किया, जिसने अपनी लिपि को ईजाद किया, जिसने अपने संस्कारों को बनाया। और आज पूरे विश्व में जो सबसे बड़ी बात है कि जो मारवाड़ी महिलाएं हैं, उनके जो संस्कार है, परिवार को जोड़ने की जो प्रवृत्ति उनमें डाली जाती है, उससे वो परिवार को एकजुट रखने का आज सबसे बड़ा, इसमें अभी ऑस्ट्रेलिया के लोग आए थे मेरे पास में, ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में रिसर्च हुआ है कि मारवाड़ी इतना उन्नतशील कैसे है। तो उस रिसर्च में मैं नाम भी बता रहा था उनका, कि अमेरिका का कीथ है, ऑस्ट्रेलिया का कीथ है, बहुत बड़ा अर्थशास्त्री, और अमेरिका का टिम बर्ग है। इन्होंने शोध किया कि हम अपने देश के लोगों की उन्नति कैसे करें। तो उनको लोगों ने बताया कि आप हिंदुस्तान के मारवाड़ियों का अध्ययन करो और आप अपने देश की तरक्की कर सकते हो। मारवाड़ के लोग कैसे बिजनेस करते हैं, तो उन्होंने कहा ये उन्नतशील कैसे होते हैं। तो उन्होंने रिसर्च करते करते कहा कि उनके घर की जो औरतें होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो संवेदनशील होती है, समर्पित होती है, व्यवहारिकता होती है, धर्म भीरू होती है, और पति के प्रति, पति के परिवार के प्रति समर्पित भावना से काम करते हुए एकजुट रखने की भावना उनमें होती है। इसलिए अमेरिकन ये रिसर्च कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये टिम बर्ग ने अपनी किताब में लिखा है। ऑस्ट्रेलिया के एक अर्थशास्त्री कीथ हुए हैं, उन्होंने हिंदुस्तान के मारवाड़ियों पर अपना रिसर्च पेपर उन्होंने डाला है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दुनिया आपके बारे में सोच रही है। अब आप क्या कर रहे हो, समय के बदलाव के साथ साथ अपने रीति रिवाज को भूलते जा रहे हो।
रीति रिवाज को मैं क्यों कह रहा हूं कि पहले क्या था, मारवाड़ियों में अंतर जातीय विवाह नहीं होते थे। क्यों उनकी दूसरी संस्कृति कहीं उनकी संस्कृति को पराजित ना कर दे। वो आपस में गोत्र का विवाह और आपस में मारवाड़ से आने वाले लोगों के बीच में ही उनके विवाह होते थे। अंतरराज्यीय विवाह के बाद में अपने संस्कार त्योहार इनमें धीरे धीरे मारवाड़ियों में कम आने लगा है। अभी एक रिसर्च आया कि दुनिया में सबसे तेजी से जनसंख्या किसकी घट रही है, तो उत्तर मिला पारसियों की संख्या घट रही है। फिर मिला हिंदुस्तान में किसकी संख्या घट रही है, तो उनका अल्पसंख्यकों में सिखों की आबादी सबसे ज़्यादा तेजी से गिर रही है। फिर आया हिंदुओं में किसकी गिर रही है, तो आया कि मारवाड़ी की संख्या बहुत तेजी के साथ में घट रही। क्यों? 30 साल में बच्चे का विवाह, 30 साल तक पढ़ता रहेगा और उसके बाद विवाह के बाद उसका बिजनेस में जाना, और मुश्किल से एक बच्चा अगर हुआ तो वो भी विदेश में चला जाएगा या व्यवसाय में चला जाएगा। घर परिवार का जो विस्तार है वो मारवाड़ी में रुक रहा है। मैंने जान के अलग शब्द आपके उस समय के बारे में कहा कि जब आपके मन में कुछ और विचार कौंध रहा है। आपसे मैं कह सकता हूँ कि आज दाल बाटी है, चूरमा है, बीकानेरी भुजिया है, पापड़ है, बाजरे की रोटी है, लहसुन की चटनी है, सांगरी है, ग्वार है, फलियों की सब्जी है, ये प्रिय भोजन है। और हर भोजन के साथ शरीर की स्वास्थ्य संबंधी क्रियाओं का नियंत्रण है। सांगरी की सब्जी खाओगे डायबिटीज नहीं होगी। तमाम प्रकार की चीज़, हर चीज़ में इसमें जोड़ा गया है। बहुत सी चीज़ों को हमारा खान पान साइंटिफिक था, आचार व्यवहार साइंटिफिक था। दादी जब बचपन में लोरी सुनाती थी ना बच्चे को, राजस्थान में मारवाड़ियों में थी कि दादी और नानी बच्चे को कहानियाँ सुनाती थी, और जब लोरी सुनाते सुनाते अपने गौरव की गाथा को बचपन में ही बच्चे में डाल देती थी। बच्चा बचपन से ही गाने लगता था कि हमारा राजपूताना ने क्या किया था, हमारा मारवाड़ी ने क्या किया, तो विदेशी आक्रांता आए थे तो हमने उनका मुकाबला कैसे किया था, हमारा देश क्या है, ये सब लोरी में सुना देते थे। अब लोरी कौन गाने वाला बचा है? कुछ ही घर होंगे जिसमें टेप लगा के शायद लोरी कभी कभी त्योहार में सुन लेते हो। बचपन से ये संस्कार डालने की ज़रूरत है। और यही मैं कहने के लिए आया हूँ कि लोग कहते हैं कि मारवाड़ी कंजूस है। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि बहुत खर्चा कम करता। मैं कहता हूँ कंजूस नहीं है, मारवाड़ी मितव्ययी है। वो खर्चे को बचा कर करता है और एक एक पैसे का सदुपयोग हो उसकी जो सोच रखता है वो मारवाड़ी है। मारवाड़ी मितव्ययी होना चाहिए, ये फिजूल खर्ची वाला हो वो मारवाड़ी नहीं होता है। इसलिए आज सारी अच्छी चीज़ों में, क्या धर्मशाला बना रहे हो आप, हॉस्पिटल बना रहे हो आप, एक इस तरह घरेलू जीवन जीने वाले संस्कार डाल रहे हो, आप आगे बढ़ो, मेरी शुभकामनाएं हैं। ये अच्छी चीज़ बताई थी महेश अग्रवाल जी ने कि 60% लोग कर्ज देने वाले मारवाड़ी हैं। आपको नहीं पता कि हिंदुस्तान में 1991 के पहले तक जो भारत की अर्थव्यवस्था में जो धन का आवंटन था वो 24% केवल मारवाड़ी के पास में था। 1951 के पहले, 91 के पहले। 1991 में जब आर्थिक सुधारों का दौर चला तो आज 2% से भी कम का आर्थिक योगदान मारवाड़ियों का रह गया है। इसलिए हम पूर्व चीज़ों को तो याद रखते हैं, लेकिन वर्तमान में जो कमी आती जा रही है हमारे पराक्रम में, उसको याद रखने की हमारी आज ज़रूरत है। आप सबको मैं यही कहूँगा कि अपना अभाव में प्रभाव डालने वाला मारवाड़ी को अपने स्वभाव में परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है, अपने व्यवहार में परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। आप जाहिर सी बात है कि आपका आज़ादी में जो योगदान है वो कहीं नहीं लिखता कोई। मारवाड़ी का केवल बिजनेस के बारे में लिखते हैं। मारवाड़ी ने कितने धर्मशाला बना दी, कितने चिकित्सालय बना दिए, कितने बड़े बड़े धर्म स्थान बना दिए, उनका उल्लेख कम आएगा। मारवाड़ी ने सबसे बड़ा काम क्या किया, जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया था या अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद गोरी ने जब आक्रमण किया था तो अपना व्यवसाय छोड़कर हाथ में तलवार लेकर उसने युद्ध में सामना किया था।
और जब अंग्रेजों ने हमारे पर कब्जा किया तो बंगाल में क्रांति करने के लिए चाहे कांग्रेस को धन देने का हो, चाहे क्रांतिवीरों को धन देने का काम हो, सारा का सारा ये मारवाड़ी देते थे। इसलिए मारवाड़ी का आज़ादी में योगदान, मारवाड़ी का सामाजिक परिवर्तन में योगदान, मारवाड़ी का धार्मिक कार्यों में योगदान, इनकी सबको पुस्तिका में छापिए। आपके रीति रिवाज क्या है? आज मैं अनिल जाजौदिया जी से कह रहा था कि झारखंड के लोगों ने मारवाड़ी सम्मेलन में एक हुआ था, उसमें उन्होंने रीति रिवाज को छापा था और उनका मेरे मोबाइल पे PDF पर है। मुझको लगता है कि अगला जब सम्मेलन करिए तो उत्तर प्रदेश के मारवाड़ी युवा संघ के सम्मेलन में मारवाड़ी तीज त्यौहार के गणगौर क्या है, गंगौर क्या है, यह हमारा मेहंदी का जो रस्म होता है, खाटू बाबा के दर्शन का कीर्तन का जो महत्व है, या जो भी हमारे तीज त्यौहार हैं वो किस प्रकार से मनाए जाए और किस प्रकार से हम लोगों को व्रत रखना है, क्या करना, ये सारी चीज़ें आपके जो बुकलेट हो अगले बार से जरूर से मुख्य बातें आपके जिनका पालन आपको करना है वो जरूर से आप छपाएंगे। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि आप लोग मारवाड़ी युवा संघ का जो लखनऊ में हुआ तो भी मुझे जानने का अवसर मिला। आपका एक बार वाराणसी में बहुत पहले हुआ था, तब भी मुझे आने का अवसर मिला। अभी राष्ट्रीय अधिवेशन था तब भी मैं आया, और आज गोरखपुर में आप सबके पूरे प्रदेश से चुने हुए चुनिंदा लोगों के बीच में यहाँ पर आया। मुझे अच्छा लगा तुलसियान जी का इतिहास सुन के कि एक कमरे में रहकर कैसे मेहनत करते करते आगे बढ़े। यही पहचान है मारवाड़ी की, और कि मारवाड़ी हार नहीं मानता, मारवाड़ी हाजिर जवाब होता है, मारवाड़ी बुद्धि से तीव्र बुद्धि वाला होता है। मैंने एक हंसी में एक कहानी सुनाई थी, वो सुनाकर मैं बात को समाप्त करूंगा। हालांकि उदाहरण तो लोग देते हैं कि जहाँ ना जाए रेलगाड़ी वहाँ पर जाए मारवाड़ी। अब आजकल बैलगाड़ी में तो रेलगाड़ी हो गई ना, इसलिए मैं रेलगाड़ी बोल रहा हूँ, बैलगाड़ी तो पुराने ज़माने की बात हो गई। तो एक किस्सा लोग बहुत मारवाड़ी लोग आपस में सुनाते हैं। गुजरात के लोगों में भी बिजनेस की टेंडेंसी है, व्यवसाय करने की प्रवृत्ति है, और मारवाड़ी में भी मैं गुजरात का 3.5 साल प्रभारी रहा हूँ। मैंने गुजरात के लोगों के मन और मस्तिष्क में व्यवसाय देखा है, लेकिन वहाँ भी अधिकांश बिजनेस पर आधिपत्य मारवाड़ी जमा रहा है। तो दो मारवाड़ियों के बीच में जो बिजनेस कर रहे हैं उनकी एक कहानी आती है कि एक मारवाड़ी ने एक गुजराती से कुएं को खरीदा 1 लाख रुपए में। 1 लाख रुपए में कुएं को खरीदा मारवाड़ी ने, और 1 लाख रुपए उनको गुजराती को दे दिया। 2 दिन के बाद में गुजराती उनके पास में आए, गुजरात में रहने वाले व्यवसायी उनके पास में आए, और मारवाड़ी जो व्यापारी थे उनसे उन्होंने कहा कि देखो भाई, मैंने तुमको 1 लाख रुपए में वो कुआं बेचा है, लेकिन पानी नहीं बेचा है। अब या तो मुझे पानी का पैसा दो 1 लाख रुपए, और नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में दावा दायर करूंगा। मारवाड़ी बोला कि अच्छा किया भाई साहब आप आ गए, मैं तो आपके पास आने वाला था। बोले क्यों? बोले इसलिए कि आपने मुझे कुआं बेचा है और कुएं में तो पानी है। मैं आपसे वही कहने आ रहा था कि वो कुएं का पानी या तो निकाल लो, और अगर निकाल नहीं पाते तो उसका किराया दो। अब वो समझ गया कि ये शेर पर सवा शेर है, तो मारवाड़ी शेर पर सवा शेर होता है, इसलिए सवा शेर बने रहो, अपने वर्चस्व को बनाए रखो। आप आर्थिक ध्रुव केंद्र हो, इस राष्ट्र की धमनी केंद्र हो, और ये धमनी केंद्र अगर अपने लक्ष्य से अलग हट गई तो निश्चित रूप में इस देश को, समाज को बहुत बड़ा नुकसान होगा। आपका ये अधिवेशन सफल बने, आपके नए जो भी राष्ट्रीय अध्यक्षा बने, निश्चित रूप में अनूप जी के किए गए अच्छे कार्यों को करें और कुछ नया और भी काम करें। अनिल जाजौदिया जी को तो मैं कुछ दिन मैंने युवा मारवाड़ी संघ से देखा है, अब तो इनको मैं भीष्म पितामह के रूप में देख रहा हूँ, लेकिन कि ये सब युवाओं के भी कार्यक्रम कराते हैं और मारवाड़ी अब बुजुर्गों का कार्यक्रम भी कराने लगे हैं। लेकिन निश्चित रूप में इनकी योग्यता को मैंने मॉरिशस में एक कार्यक्रम में मैं इनसे मिला था, और मॉरिशस में भी मैंने इनको इतना ही गतिशील देखा था
शांत स्वभाव में, कोई मंच की अभिलाषा नहीं, कोई माला और स्मृति चिन्ह का इच्छा नहीं, केवल एक ही इच्छा है कि संगठन मजबूत रहे, आगे चले, और यही इच्छा शक्ति लेकर सब लोग आगे चलें। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप बुलाते हो, और मैं प्रसन्न हो जाता हूं क्योंकि मैं भी राजस्थान से आया हूं, और अब मेरे पूर्वज राजस्थान को मैं पूर्वजों का खोजते खोजते 110 साल बाद मुझे अपने बाबा का ज़मीन राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में बहरोड में मिला। और निश्चित रूप में 110 साल पहले हम लोग उत्तर प्रदेश आ गए थे, लखनऊ आ गए थे मेरे पूर्वज लोग, और हम लोग यहीं पैदा हुए, यहीं रचे बसे। लेकिन एक स्मृतियाँ थी मारवाड़ के प्रति, और हम लोग वहाँ पर गए, लेकिन रीत रिवाज आज भी हमारे पूरे राजस्थान के होते हैं। मुझे खुशी होती है, मैं अनिल जी से कह रहा था कि मैं तो मारवाड़ी नहीं बोल पाता, लेकिन मेरी श्रीमती जी बहुत अच्छा मारवाड़ी बोलती है। तो इसलिए आप सबको मेरी शुभकामनाएं कि आपने मुझे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी के साथ गोरखपुर शाखा की टीम से आग्रह करूंगा हमारे मंत्री को, विशिष्ट अतिथि महोदय को एक प्यार भरा स्मृति चिन्ह जिससे वो गोरखपुर की यादें के साथ लेते हैं। साथ में सीतापुर प्रगति की तरफ से भी एक स्मृति चिन्ह शाखा देना चाहती है। कृपया गोरखपुर शाखा के जो भी पदाधिकारी, टीम मेंबर्स यहाँ मौजूद है, निकुंज जी, अभिषेक जी, मयंक जी, सब लोग आइए, नवीन जी, और सब लोग प्लीज हमारे आज के बाबा गोरखनाथ जी की तस्वीर तो थोड़ा सा और पीछे हो जाइए, आइए भी। उसी के साथ मैं बुलाना चाहूँगा प्रगति शाखा सीतापुर से वर्तिका जी, नीतू जी और कल्पना गुप्ता जी की तरफ से हमारे मुख्य अतिथि महोदय के लिए सम्मान है। मैं आग्रह करूंगा कि आप सभी मंच पर आएं। मैं आग्रह करूँ गोरखपुर टीम से कि हमारे आज के विशिष्ट अतिथि विजय कुमार अग्रवाल जी का स्मृति चिन्ह देकर के धन्यवाद ज्ञापन करें। और झुंझुनू वाली रानी सती दादी की तस्वीर इन्होंने खुद अपने हाथ से बनाई है। देखिए, ये नवा प्रांतीय अधिवेशन था उत्तर प्रदेश प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच का, और मुझे खुशी है कि आज पूरे प्रदेश के कोने कोने से मारवाड़ी समाज के प्रतिनिधि आए हैं। मारवाड़ी सामान्यतः तो वो लोग कहते हैं जिनका मूल मारवाड़ से है, राजस्थान से, लेकिन ये पूरा आर्थिक संपन्नता है वो उस मारवाड़ी समाज की बहुत बड़ी भूमिका भारत की अर्थव्यवस्था को संचालित करने में रही है। और अभी मैं राष्ट्रीय अधिवेशन में भी गया था, और उसमें भी तमाम प्रकार के जो समाज की कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने के संदर्भ में अपने रीति रिवाज को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए बच्चों में बचपन से संस्कार लोरी के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, गीत के माध्यम से आए, तो तमाम प्रकार की बातों पर चर्चा हुई थी। और आज मुझे लगता है कि पूरे जो भारतीय समाज है सभी जातियों और धर्मों की सीमाओं को तोड़कर एक समाज के प्रति जो सेवा समर्पण की भावना है, खासतौर से जो मारवाड़ी समाज में, उसको अपनाने की आज जरूरत है। और देश मजबूत बने, इसके लिए हम एक दूसरे से मिलकर और व्यवसायिक दृष्टिकोण के साथ साथ सामाजिक दृष्टिकोण को बनाए रखें, यही आज की आवश्यकता है। सर, आप देख सकते सीएम रहे हैं, 18 साल हो गया प्रदेश में सरकार, कितना सर बदलाव देखने को मिला गोरखपुर में विकास को देखा? मैं इस बात को कहना चाह रहा था कि एक जमाना ये भी था, जमाना क्या 10 साल पहले की अगर बात करें या 7 साल पहले की बात करें, तो गोरखपुर के बारे में लोग कहते हैं कि इंसेफ्लाइटिस से मरने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा यहाँ पर होती थी, बच्चों की। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो मौसमी मर्ज हो जाते थे, उससे भयाक्रांत होता था गोरखपुर। गड्ढे में सड़क या सड़क में गड्ढा, इसकी पहचान बन चुका था गोरखपुर। इलाज नहीं स्वास्थ्य के लिए, विद्यालय नहीं, आज यहाँ पर सैनिक स्कूल भी खुला हुआ है, यहाँ पर आईटी इंजीनियरिंग के भी स्कूल खुल रहे हैं, यहाँ आयुष का विश्वविद्यालय भी खुल रहा है, यहाँ एम्स भी खुल रहा है। आज यहाँ पर बहुत बड़ी जो मिलें बंद पड़ी थी वो मिल्स भी आज फिर से खुली हैं। और सड़क को देखो तो लगता है कि हम किसी बड़े जो देश का महानगर है, कलकत्ता, मुंबई,
दिल्ली, उस तरीके की सड़कें भी आज देखने को मिल रही हैं। गोरखपुर जब मैं लखनऊ से आता था तो एक समय वो भी था जब आने में ही 7-8 घंटे से ऊपर लगता था और बड़ी थकान होती थी। आज 4 घंटे में, बामुश्किल से 4 घंटे से भी कम समय में हम लखनऊ से यहाँ आ सकते हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, यहाँ पर रोजगार का सृजन हुआ है, यहाँ पर बंद पड़ी मिलें फिर से संचालित हुई, शिक्षा के अवसर, नए डिग्री कॉलेज और नए जो वो थे जहाँ पर महाविद्यालय और विद्यालय वो खुले हैं। इसलिए कह सकते हैं कि गोरखपुर बदल गया है। अभी सर बजट पेश हुआ है प्रदेश सरकार के द्वारा, आज तक का सबसे बड़ा बजट पेश हुआ है। देखिए, योगी जी का जो यशस्वी नेतृत्व है उसने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश नहीं, सर्वोत्तम प्रदेश बना दिया है। और इस सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में आपने जो लोग पहले हंसते थे कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे होगी उत्तर प्रदेश में, आज 3.90 में 3,90,000 करोड़ रुपया का जो बजट आया है वो इस बात का संकेत कर रहा है कि जो पूंजी निवेश के लिए 53 लाख करोड़ से ऊपर के प्रस्ताव आए हैं वो आज इस बात का संकेत दे रहे हैं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ उत्तर प्रदेश तेजी से बढ़ गया है। डॉलर इकोनॉमी की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। देश का सबसे बड़ा बजट 3,90,000 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ है। महिला को, युवा को, गरीब को और छात्र को, व्यापारी को, सबकी कृषि पर, सबकी सुविधाओं को देखकर जो बजट आया है निश्चित रूप में उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा दोनों को बदलने वाला है। आज कानून का राज्य स्थापित वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश कहला रहा है। गोरखपुर जहाँ पे भी मारवाड़ी युवा मंच का पूरा प्रदेश का इतना बड़ा सम्मेलन हुआ है, आज आश्चर्य की होता है कि गोरखपुर में जहाँ हजारों हजार हर साल बरसात के बाद इंसेफ्लाइटिस से, जापानी ज्वर से बच्चों की मृत्यु होती थी, अब वो ना के बराबर हो रहा है। आज एम्स गोरखपुर में है, आज सैनिक स्कूल गोरखपुर में है, आयुष विद्यालय गोरखपुर में हो रहा है, स्पोर्ट्स स्टेडियम गोरखपुर में हो रहा है, आज डिग्री कॉलेज, आज माध्यमिक कॉलेज, आज बेसिक विद्यालयों का हब बन गया है गोरखपुर। चारों तरफ नेटवर्किंग, चौड़ी चौड़ी सड़कें, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ाव, गोरखपुर लिंक रोड का जुड़ाव, एक अलग प्रकार का गोरखपुर ये पूर्वांचल का धमनी केंद्र बनकर उभरा है। और उसके प्रणेता के रूप में योगी आदित्यनाथ जी को लोग बहुत समय तक जानेंगे। योगी जी ने सदन में बोला है कि मैं माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। निश्चित रूप में एक संत की दहाड़ है ना, जो जैसे दीपक जब बुझने वाला होता है तो उसकी लौ तेजी से निकल पड़ती है। ये छुटपुट घटना करने वाले जो माफिया तंत्र के लोग हैं ना, वो निश्चित रूप में सरकार के विधिक प्रावधानों में दंड की प्रक्रिया से बाहर नहीं रह पाएंगे। जो भी 1-2 घटनाएं छुटपुट करी हैं, जिन्होंने भी घटनाएं करी, दर्दनाक दुखद घटनाएं करी, दंड नहीं, अगली 3-4 पीढ़ियां याद करेंगी, इतने कठोर दंड के पात्र सब बनेंगे। उत्तर प्रदेश में माफिया का एक तरीके से माफिया नेस्त नाबूद हो चुका है। लेकिन मैंने कहा कि जैसे दीपक की लौ बुझने से पहले तेज जलने लगती है, कुछ ऐसे हैं जिनकी राजनीतिक आस्थाएं अलग अलग होती हैं समय समय पर, वो इस प्रकार की अगर घटनाएं करेंगे जो सामाजिक घटनाओं के अंतर्गत आता होगा, तो कानून अपना काम कठोरतम से करता आया है और कठोर कार्रवाई के पात्र वो सब बन चुके हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो जातिगत जनगणना कराएंगे। क्या जात जब विकास होने लगता है और लोग जात को भूलकर देश, धर्म, राष्ट्र धर्म और समाज के प्रति समर्पण सोचने लगते हैं, तो विपक्ष के लोग उनको विभाजित करने का षड्यंत्र सोचते हैं। बीजेपी लोगों को एक करने को सोचती है, और ये सपा, बसपा, माकपा, भाकपा, कांग्रेस, इन लोगों को अलग करने की सोचते हैं। जब सत्ता में रहते हैं तो इस प्रकार की याद नहीं आती है, तब धार्मिक ग्रंथों के बारे में नहीं याद आता है, तब उनको इस प्रकार का जनगणना कराने का नहीं आता है। हर जाति को, हर धर्म को स्थान मिले, सम्मान मिले, रोजगार मिले, व्यवसाय मिले, उन्नति हो, यही सरकार का नारा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका
विश्वास, और उसमें योगी सरकार काम कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो छदम भेषी लोग हैं, जिनको समय समय पे कभी किसी को कोई जाति याद आती है, कभी किसी को कोई धर्म याद आता है, बीजेपी को एक ही धर्म याद है, वो है मानव धर्म, राष्ट्र धर्म। और राष्ट्र धर्म के आधार पर बीजेपी के केंद्र और प्रदेश की मोदी जी और योगी जी की जो जुगलबंदी है, जोड़ी है, वो कामयाबी के साथ काम कर रही है। और इनको डर है कि लोकसभा में इनका सुपड़ा साफ फिर से होगा। प्रणाम करता हूं। मैं प्रणाम इसलिए करता हूं कि आप लोग ये जाने, और आप लोग जितने भी हैं, आप सब लोग देवतुल्य लोग हैं, सब देवता बैठे हैं, सबके अंदर भगवान वास करता है। आप सब लोगों के शरीर में मंदिर है, ईश्वर है। जहां जो व्यक्ति या जो महिला या बेटी या बेटा ये जान ले कि मैं धरती पर क्यों आया हूं, मैं सिर्फ पैदा नहीं हो गया या पैदा नहीं हो गई, कोई रीजन था मेरा, कोई रीजन से भेजा गया, माँ का पेट तय हुआ, पिता का सोचा गया, प्रभु की स्क्रिप्ट है जो हमारी सिनेमा इंडस्ट्री में कहते हैं, ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है। ऑल दिस, everybody sitting here, I'm going to meet my neighbor who's from Bombay, who's handling the cricketers. Everybody, every time, every second is scripted. I'm breathing, I can just fall right now. आप अभी सांस ले रहे, अभी तुरंत गिर सकते हैं, ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है। बोलते ना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। आप सब लोग ये जान गए हैं, आप लोग अचीवर हैं कि हम लोग इस धरती पे किसी काम से आए, और आज सब अचीव करके बैठे हैं, कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, कुछ के आंखों में सपने हैं, कुछ बनना चाह रहे हैं, कुछ लोग चाह रहे हैं कि मुझे जाने, मेरे माता पिता को जाने, मेरे जिले को जाने, जवार को जाने, प्रदेश को जाने। मोदी जी जैसे एक सपना लेके पहुंचे, आज पूरे विश्व के सबसे बड़े लीडर बने। पूज्य महाराज जी यहाँ गोरखपुर से एक सांसद के रूप में थे, और आज पूरे भारत के सबसे नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं। 34 लाख करोड़ का निवेश यूपी समिट में लाया, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी में। यही उत्तर प्रदेश जहां पर गैंग वॉर होता था, यही उत्तर प्रदेश जहां हत्याएं होती थी, यही उत्तर प्रदेश जहां लोग आना नहीं चाहते थे। आज यहां लगातार फिल्मों की शूटिंग हो रही है, आज फिल्म सिटी बन रही है, आज 100 से ज्यादा फिल्मों की यहां शूटिंग हो रही है, गोरखपुर में शूटिंग हो रही है। ये सपने, ये हैं अचीवर्स, ये हैं ड्रीमर्स, ये है हमारे नेता, ये है आम जन, ये है जनमानस। फिर पूरा देश लग जाता है ऐसे लीडरों के साथ, ऐसे नए भारत के साथ जो मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी देख रहे हैं, मेरे पूज्य योगी महाराज थे। बड़ा अच्छा लग रहा है, इसी को राम राज्य कहते हैं। यही समय का इंतजार था हम सबको, इसी को राम राज्य कहते हैं। और किसको कहते हैं भाई? सब लोग सुरक्षा व्यवस्था से आज बैठे हैं, सारे उद्योगपति बैठे हैं, सब लोग आज अपना बहन बेटी बाहर गाड़ी घुमा रहे हैं। रामगढ़ झील के पास भीड़ है, 5 स्टार होटल बन रही है। अशोक भैया अभी शराब जी की अभी जून में एक और 5 मैरिट आ जाएगा, ताज आ जाएगा, ये आ जाएगा, अनगिनत चीजें यहाँ हो रही हैं। मैं रीजनल फिल्म सिटी लाना चाहता हूँ, एयरपोर्ट बन रहा है, क्या नहीं हो रहा, ये सारे अचीवमेंट्स हैं, एम्स है हमारे पास, क्या नहीं है। 6 लेन है, 4 लेन है। अब नया गोरखपुर बनने जा रहा है, 3000 करोड़ महाराज जी ने सैंक्शन कर दिया, नया गोरखपुर। मैंने सांसद स्पर्धा किया था रीजनल स्टेडियम में, महाराज जी ने 50 करोड़ रुपया उस दिन हमारे साथ बैठे थे, और उनको लगा कि इसको सुंदर होना चाहिए, 50 करोड़ नेक्स्ट डे सैंक्शन कर दिया। ये सोच, ये अद्भुत है। आज बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे इस माहौल में, खासकर आपने मुझे एकदम झंझोड़ दिया। मैं अभी अपने भाई को खोया हूं, मेरे बड़े भाई को, तो मैं बहुत सैड था। मैं बहुत, क्योंकि बड़ा भाई बचपन का दोस्त होता है, जिनके कंधे पे आप खेले हैं, उनको कंधे पर ले गए। और मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक ही साल में 2 बड़े भाई, हम 3 थे, 2 चले गए, कम उम्र में गए, 55 में, एक 59 में। तो मैं एकदम शेकन अप हो गया कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। मैं गिनने लगा अपने जीवन को कि नहीं, मैंने तो सब कोशिश किया, 1 लाख लोगों को भोजपुरी इंडस्ट्री लगाई, 1 लाख लोगों को रोजगार दिया, तो सब कुछ किया, जो कितना मेरे साथ सब अच्छा, जितना हो सका मेरे साथ लोग
जितने भी चले हैं सब आज बड़े आदमी हो गए। मेरे साथ जो भी चले, कोई सुपरस्टार बन गया, कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर, सब लोग जितने, हम अपने साथ सबको लेके आगे बढ़ाते हैं। मतलब ये क्या खेल है? तो ये ईश्वरी जो खेला है अब इनके साथ हुआ, लेकिन आज इन्होंने इसको वो किया। मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी, पूज्य महाराज जी के साथ क्या नहीं हुआ। तो ये कहते हैं ना कि ये बड़ा सीखने का समय है। तो फिर मैं बोला नहीं, अब ये कठिन ये समय है, इसी में लड़ना है, इसी में स्माइल करना है। मैं वहाँ पे भाई की चिता को अग्नि भी हुई और उसके बाद बाहर निकला। थोड़ी देर बाद, थोड़े 2-4 घंटे वहाँ लोग सेल्फी भी खिंचा रहे थे और मुझे स्माइल भी करना पड़ा। नेक्स्ट डे मैं जहाज पकड़ के जाने लगा, लोग फिर बोले सेल्फी, फिर मैं स्माइल कर रहा हूँ और मैं ऊपर देखने लगा, जब भी स्माइल। फिर मुझे प्रधानमंत्री जी मिले पार्लियामेंट में, मुझे बोले पार्लियामेंट आओ। अब पार्लियामेंट गया, मैंने पार्लियामेंट का सेशन अटेंड किया, क्योंकि मैं घर रहता तो बहुत डिप्रेशन में चला था। तो मैं पार्लियामेंट आया और मैं फिर महाराज जी से मिला। महाराज जी अलग शक्ति दिए, उसमें सांसद स्पर्धा भी हो गया, सब हो गया, उसी माहौल में हो गया। तो ये जीवन है, वो उसको क्या भैया, भगवान अपनी चीज ले जाता है, उसको पूरा अधिकार है। हम लोग सब किराएदार हैं धरती पे, है तो सब टेनेंट ही ना, सब भाड़ोत बैठे हैं। हम लोग को गलतफहमी हो जाती है, भाई मेरी इतना एकड़ जमीन है, मेरी इतनी गाड़ी है। मेरे पास भी बहुत सारी कार है, लेकिन मैं एक ही कार में चलता हूँ। मेरे पास बहुत घर है बम्बई में, बहुत प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं सोता हूँ 6 फीट पे। मैं दाल रोटी खाता हूँ, शाकाहारी, रात को भोजन नहीं करता। ये खेल क्या है? बट इस मैजिक को सुन, लेकिन आए हो तो कुछ ऐसा अद्भुत कर जाओ कि जीवन में जैसा प्रभावित कर रहे हैं सब लोग, जैसे वो तीरंदाज हमारे स्पोर्ट्स को प्रभावित कर रहे हैं आप बाराबंकी से, तो सारे लोग, आई एम थैंक यू। मैं चाहूंगा एक जोरदार इनके लिए ताली कि मारवाड़ी समाज जो आज कलकत्ता जाओ, मारवाड़ी समाज वहां पर सबसे बड़ा। मैं चेन्नई में तमिल फिल्म करने गया तो भैया फाइनेंसर कौन है, पैसा कौन लगा रहा है? तो मारवाड़ी समाज। हैदराबाद में तेलुगु फिल्म करता हूँ, आप लोगों ने मेरी बहुत साउथ की फिल्में अभी भी देखी, वहां सारा पैसा जो लगाता है मारवाड़ी समाज। बंबई में पूरा जो पैसा लगता है भैया, और कोई पैसा लगा मारवाड़ी समाज। तो पूरा भारत का जो फिल्म सिनेमा चला था भैया, भारत का जो सिनेमा चला था, कुल पैसा क्या लगा हुआ था? बड़ा आप लोग बड़ा उदास लग रहे हो। क्या लगा हुआ था पैसा? जियो भाई, हम बोल रहे ना, सांस का मालूम है नहीं, एकदम आंख बंद हो जाए। क्या पैसा क्या लगा हुआ था? हाँ, गर्व करो अपने आप पर, गर्व करो हम हिंदू हैं, गर्व करो हम सनातनी हैं, गर्व करो हम भारतीय हैं। मारवाड़ी समाज भैया, मैं सच कहूं, इस देश की पीठ की हड्डी। आज विधानसभा में सुनेगी नहीं महाराज जी को, हैं? अरे राम, जो नहीं सुना जाके देखो, पूरा टीवी पे आज महाराज जी है, महाराज जी है। आज अद्भुत भाषण दिए, अद्भुत जवाब दिए विपक्षियों को, ऐसा कि हम सोच नहीं सकते थे। आज महाराज जी ने, मुझे लगता है मैंने उनकी आज तक ऐसी स्पीच सुनी नहीं। आप लोग आज जरूर टीवी पे तो सब वही चल रहा है आज पूरे देश में। आज महाराज जी ने बहुत अद्भुत विपक्षियों को जवाब दिया। आज विरोधी तो एकदम अपना बाल नोच रहे होंगे, उनको छेड़े उन लोग, देखो गलती की है। सच्चे आदमी को छेड़ोगे, वो भी संत को, वो भी मुख्यमंत्री को, वो भी चुनी हुई सरकार, बहुमत की सरकार को, और एक दाग नहीं जिन पर, उनको आप देखो, सच्चे आदमी को छेड़ोगे तो दहाड़ेगा। अब महाराज जी दहाड़े, वो कैसा दहाड़े आप लोग घर जाके देखिएगा। चला, हम मजा ले रहे हो आप।